साल 2003 से लेकर के साल 2009 के बीच दक्षिण कर्नाटक के अलग अलग शहरों में बस स्टैंड के पास के टॉयलेट से 20 महिलाओं की लाश मिली। इनमें से एक बात जो थी ये समान थी, जैसे कि महिलाओं की उम्र 25 से 30 वर्ष, सभी ने कीमती साड़ियां पहने हुई थी, लेकिन किसी के भी शरीर पर कोई गहना नहीं था। साफ था कि यह किसी आयोजन में जाने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन उससे पहले ही इनके साथ लूटपाट की गई और फिर इनको मौत का घाट उतार दिया गया। जब अलग अलग शहरों में ये मौत का कारण काफ़ी ज़्यादा तेज पकड़ने लगा तो पुलिस ने जब इनको कड़ियाँ जोड़ना शुरू किया तो पुलिस को भी कोई कड़ियाँ मिल नहीं पाई जिस मौत का कारण क्या। ये जो महिलाएं जो मर रही है, इस महिला की मौत के कारण कौन लोग हैं। लेकिन जब अचानक 2009 में तक के लोगों जो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो गए, जो कहीं ये कोई सीरियल किलर तो नहीं जो इस मौत को अंजाम दे रहा, जब लोग काफ़ी आकर्षित हो गए, लोग जगह जगह पे धरना प्रदर्शन करने लगे, लोग जगह जगह पे सरकार के विरोध पुतला दहन करने लगे, पुलिस के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा विरोध करने लगे, पुलिस थाने के आगे में जाकर के लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। तब जाके पुलिस जब इस मामला का जांच पड़ताल करता है, तब जाकर के जो दरिंदा सामने आता है वो हर किसी के लिए चौंकाने वाले था। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कोमल यादव। आज की जो सच्ची घटना है ये है कर्नाटक शहर का, जिसमें साइनाइड मोहन ने एक के बाद एक 20 युवतियों से शादी की, उनके साथ वक्त बिताया, फिर जहर की गोली देकर के उन सभी को मौत का घाट उतार दिया। ये घटना है कासरगोड़ा की, जो साल 2009 में घटी। इसमें साइनाइड मोहन ने हॉस्टल में खाना पकाने वाली 25 वर्षीय युवती से जान पहचान करती है, धीरे धीरे शादी की बात तक पहुंची। इसके बाद मोहन के साथ युवती बेंगलुरु गया, जहां लॉज में दोनों के बीच संबंध बना। इसके अगले ही दिन मोहन ने युवती को मंदिर में शादी करने के लिए तैयार किया, बोला तुम अच्छे कपड़े पहन लो और हम आज मंदिर में शादी करेंगे। लड़की जब तैयार हो जाती है, पूछती है अब शादी के लिए चला जाए, तो लड़की को बोलती है जो हमने जो रात में संबंध बनाया तो ये गर्भ निरोधक गोली है, तुम इस गोली को खा लो। और गोली खाने के बाद, क्योंकि हम अभी नहीं चाहते हैं जब तक हम दोनों अभी फैमिली प्लानिंग करें, हम दोनों माता पिता बने, थोड़ा मौज मस्ती करेंगे, उसके बाद ही कोई फैमिली की प्लानिंग होगा। तो लड़की भी खुशी खुशी उस टेबलेट को खाता है और खाने के बाद वो बोलता है कि ये टेबलेट खाने के बाद तुम्हारे वॉमिटिंग जैसा मन कर सकता है, तो क्यों ना तुम इस टेबलेट को खाने के बाद तुम पास के टॉयलेट में चले जाओ। अगर वॉमिट करने का मन भी करेगा तो उसमें तो कर लेना, क्योंकि थोड़ा चक्कर आ सकता है। लड़की टेबलेट खाती है और टेबलेट खाने के बाद वो टॉयलेट में जाता है, लेकिन टॉयलेट में जाने के बाद वो फिर कभी वापस नहीं आता और फिर वो लड़का वहाँ से निकल पड़ता। जब कुछ देरों के बाद वहाँ पे अन्य लोग उस टॉयलेट में जाता है तो वहाँ से जिस दृश्य को देखता है, उस दृश्य को देखने के बाद हर कोई लोग परेशान था। वहाँ देखता है एक युवती की लाश पड़ी हुई, उनके मुंह से झाग निकल रहा था, वो मर चुकी थी। जब लोगों के द्वारा पास के थाने को इन्फॉर्म किया जाता है तो थाने भी उस घटनास्थल पे पहुंचता और घटनास्थल पे पहुंचने के बाद उस सब को अपने कब्जे में करता और पोस्टमार्टम के लिए भेजता। पोस्टमार्टम होने के बाद जब उनकी रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है इस लड़की की मृत्यु एक साइनाइड की गोली खाने से हुई है। फिर जब लड़की के फैमिली वाले से इसके बारे में पूछा जाता है, जो लड़की की मौत के कारण कोई बता सकता है, या तो लड़की अगर आत्महत्या किया तो क्या वजह थी जिस वजह से इसने आत्महत्या किया, या कोई और कारण है, या किसी लव जिहाद के मामले में ये लड़की घर से निकला और फिर इनके साथ कोई गलत हुआ जिनकी वजह से आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। जब फैमिली वालों से इस चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, फैमिली वालों भी इस बारे में कुछ नहीं बता पाता। वो बताता है जो सर इस चीज़ों के बारे में मुझे कोई मालूम नहीं, हम गरीब फैमिली से हैं, बेटी हॉस्टल में काम करती थी, उनसे जो भी पैसा होता वहाँ पे खाना बनाने का काम करती थी, वहाँ से जो भी पैसा होता वो पैसा घर में भेजती, जिस वजह से मेरा घर भी चल रहा था। गांव के जो लोग थे वो भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोश हो गए थे, क्योंकि इससे पहले भी कर्नाटक के अलग अलग शहरों में सेम इसी तरह का घटना घटता। अलग अलग बस स्टैंड के पास के जो टॉयलेट होते थे उसमें से महिलाओं की लाश मिलती जिनकी उम्र 25 से 30 वर्ष। अब पुलिस को एक चीज़ समझ में आ गया था, कहीं न कहीं यह मामला जो है लव जिहाद की तो मामला नहीं है, क्योंकि उस समय कर्नाटक और देश में भी इस मामले को लेकर के काफ़ी आग पकड़ी हुई थी। जगह जगह पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जगह जगहों पर लोग सरकार का विरोध भी कर रहे थे। जब ये मामला कर्नाटक में एक के बाद एक 20 घटनाएं जैसे मामले सामने आए, तब पुलिस को भी एक चीज़ समझ में आ गया, हो सकता है इस मामले के पीछे कहीं ना कहीं कोई सीरियल किलर का हाथ, क्योंकि एक के बाद जो एक घटना हो रहा और घटना का अंजाम देने की जो वजह थी और तरीका जो था वो एक ही था।
जितने भी लड़की की मृत्यु हुई थी और जो भी बस स्टैंड के पास टॉयलेट में मेरी लाश मिली थी, उन सबों की जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट देखा गया तो सब में एक चीज कॉमन थी, वो थी साइनाइड की गोली। अब पुलिस को एक चीज तो समझ में आ गया, इस पूरे हत्या के पीछे किसी एक ही व्यक्ति का हाथ है या किसी एक गैंग की हाथ। अब पुलिस ये जो लाश मिली थी इनकी मोबाइल डिटेल्स खंगालना शुरू करता है। इनकी जब मोबाइल डिटेल्स खंगाली जाती है तो एक नंबर जो था, जिस नंबर पे काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी, जब उस नंबर के बारे में पता लगाया जाए, उनकी लोकेशन ट्रैक की जाती है, जब उस नंबर के बारे में पता लगाया जाए तो उस नंबर के बारे में जब पता चलता है तो पुलिस वहाँ भी हैरान था। पुलिस वहाँ जिस नंबर से पता लगा था उस व्यक्ति के पास जब पहुँचता है तो पता चलता है ये एक अलग लड़की के नाम से नंबर थे और वो भी लड़की लगभग 20 दिन पहले से ही गायब था। अब जब उस लड़की के बारे में पता चलता है तो इस लड़की का मौत का कारण क्या था, इनकी जो ये जब मरी थी तो इसका मौत का क्या कारण था, तो पता चलता है ये भी लड़की जब मरी थी इसका भी मौत का कारण एक ही चीज़ था, वो था साइनाइड की गोली। वो भी एक अलग जिस शहर में बस स्टैंड के टॉयलेट में ही मिली थी। अब पुलिस और यहाँ से अचंभित हो जाते हैं, इस सारे गिरोह में कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा है जो इस पूरे मौत का अंजाम दे रहा। पुलिस फिर उस व्यक्ति के उस लड़की का भी मोबाइल डिटेल्स खंगालता, जिसका फिर दूसरा लड़की जिसका मौत हो चुकी थी उसका जब मोबाइल डिटेल्स खंगाला जाता तो फिर तीसरा लड़की का पता चलता है जब उनके नंबर पे ज़्यादा बात हुआ। फिर जब उनका नंबर खंगाल करके उनकी एड्रेस पे पहुंचा जाता है तो पता चलता वो भी लड़की लगभग 2 महीना पहले से गायब थी। जब उनके बारे में पता किया जाता तो पता ये चलता है तो वो भी एक ही, जिस तरह से ये दोनों का कत्ल हुआ था, तीसरा का भी कत्ल का कारण एक ही था, साइनाइड की गोली और बस स्टैंड के टॉयलेट के पास उनकी लाश। अब पुलिस इस मामले में काफ़ी तेजी से जांच पड़ताल करना शुरू कर देता। पुलिस की पूरी टीम जो थी, सर्विलांस से लेकर के सारे पुलिस की टीम पूरे इस मामले पे उतर जाते हैं। इस मामला का खुलासा करना काफ़ी जरूरी है क्योंकि तब तक में लोगों के बीच इतने आक्रोश हो गए, जगह जगह पे लोग पुलिस थाने पर जाकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस के खिलाफ विरोध कर रहे थे। पुलिस अब एक चीज जांच पड़ताल में लग जाती है, जो आखिर इस मोबाइल से बात करने वाला लोग जो है वो कौन है। फिर एक दिन अचानक पता चलता है इस सारे मोबाइल में जो एक चीज कॉमन थी वो था एक मोबाइल से यूज किया गया जिसका MI नंबर सेम था। अब जब इस MI नंबर से उस मोबाइल के बारे में पता किया जाता और जब वहां पहुंचा जाता है तो वहां जो उस मोबाइल जिस व्यक्ति के पास था उस व्यक्ति का नाम था धनुष। अब धनुष से जब पूछा जाता है जो ये मोबाइल किसका है, धनुष बताता ये साहब ये मोबाइल मेरा नहीं बल्कि मेरे चाचा मोहन का है और उनका एक और नाम है जो आनंद। अब पुलिस उनके बारे में पूछता है, जो मोहन के बारे में जब पूछा जाता है जो मोहन कहाँ है तो मोहन के बारे में पता चलता है जो वो मंगलौर के पास डेरला कट्टा गांव में अपनी तीसरी पत्नी के साथ रह रही है। पुलिस तुरंत उस जगह पे पहुंचता है और पहुंचने के बाद वहां से मोहन को गिरफ्तार करता। हालांकि मोहन इसका बाद में नाम पड़ा, जब ये सारे मामला का खुलासा होता तब इनका नाम मोहन पड़ा। जगह पे पहुंचता उनकी मोहन जहाँ पे था, मोहन को के जगह पे पहुंचने के बाद पुलिस उसको अपने हिरासत में लेता और हिरासत में लेने के बाद पुलिस जब उनसे पूछताछ करता है तो पहले तो वो कुछ नहीं बताता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पूछताछ करने के बाद पुलिस जब उनके साथ कड़ाई करती है अपनी स्तर से पूछताछ करता है। पूछताछ करने के बाद पुलिस के सामने जो वो बोलता है वो हर किसी के लिए चौंकाने वाली बात है। पुलिस को बोलता है कि साहब ये लड़की जितना भी मरी है उन सब के पीछे मैं ही, और इन सब के मरने का कारण एक ही वजह था, ये सारी लड़की मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करती थी और जिस वजह से मैं इनसे शादी की करने का बहाना करता और उनको उनके घर से काफ़ी दूर ले जाया करता और फिर उनको साइनाइड की गोली दे करके उनको मौत का घाट उतार देता। हालांकि ये पूरी घटना की शुरुआत उनकी तब होती, मोहन के बारे में बताया जाता कि वो एक टीचर था, लेकिन इसी दरमियान किसी कारणवश उसकी पत्नी से तलाक हो जाता और जब पत्नी से तलाक होता था तलाक के बाद वो टूट सा गया था। उनको एक चीज़ समझ में आ गया था कि मेरी ज़िंदगी अगर आज बर्बाद हो रहा था इसके पीछे औरत ही है, और जिस कारण से औरत के खिलाफ उनके दिल में काफ़ी ईर्ष्या और बदला की भावना था, जिस कारण से इस पूरे मामला को अंजाम दिया। वो इस मकसद का भी कारण बताया कि वो उसका जो मकसद था, उसका जो टारगेट होता था, वो टारगेट होता था गरीब घराने की लड़की जिनकी शादी होने की उम्र थी। ये परिवार शादी करने के लिए सामर्थ्य नहीं था। वो उन लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा, फिर उनको शादी करने का झांसा देता, उनको बोलता जब मैं शादी के लिए कोई भी दहेज नहीं लूँगा,
बस तुमको घर से आ जाना है। और फिर उनको ये भी बता देता, घर से आओगी तो घर में जो जेवर है, सोने की गहने हैं या घर में जो भी पुराने जेवर है, वो सारे जेवर साथ लेके आ जाना, उसी से शादी करेंगे। कुछ दिन कहीं रहेंगे, फिर अपना रोजी रोटी कमा करके खाएंगे और दोनों आदमी साथ में रहेंगे। लड़की भी इस चीज़ों के लिए तैयार हो जाता। और सारी लड़की के साथ एक ही घटना होता। सारी लड़की अपने घर से निकलने के बाद वो घर के जो जेवर होते, घर के जो गहने होते, वो साथ लेकर के निकलता। और निकलने के बाद मोहन उसको किसी बस स्टैंड जैसे जगहों पे किसी होटल या लॉज का तलाश करता और उसी जगह पे किराए पे रूम लेता। रात में उनके साथ संबंध बनाता। अगर कभी कभार मन करता 1-2 दिन और वहीं पे रह के उनके साथ संबंध बनाता, घूमते फिरते। लेकिन फिर जब उनका मन भर जाता तो वो उनको शादी का बहाना बनाता, जो आज हम शादी करेंगे, तुम तैयार हो जाओ। लड़की तैयार होती। तैयार होने के बाद उनको एक गर्भ निरोधक कह के एक गोली खिलाता और गोली खिलाने के बाद वो लड़की को बाथरूम भेजता और बाथरूम जाने के बाद वो लड़की सदा के लिए अपनी मौत या आगोश में मिल जाती। और फिर उनकी गहने लेकर के मोहन वहाँ से निकल जाता। उनकी गहने को बेच करके जो भी पैसा होता, उस पैसे से उनकी जो घर परिवार था वो चलता। घर में भी कोई और ज़्यादा लोग नहीं थे। वो अपनी ज़िंदगी की रईसी तरीका से जीना चाहता था। अच्छे कपड़ा पहनना, अच्छी जगह घूमने जाना, फिर अच्छी कस्टमर का तलाश करना जिनको नेक्स्ट टारगेट पे मौत का नींद सुलानी है। फिर उनको भी इसी तरह प्यार के जाल में फंसाता। फिर उनके साथ भी वही घटना कर होता जो घटना अन्य लड़की के साथ हुई थी। जब पुलिस इनको गिरफ्तार करके इन पर चार्जशीट लगा के जेल भेजा, तो जेल जाने के बाद ये जेल में ही रह करके कानून की किताब पढ़ी। और जब कोर्ट के सामने इनका बयान देने का बारी आए तो ये बयान में भी अपना बयान बदल दिया। ये बोला जब मैंने किसी का भी कत्ल नहीं किया। हालांकि इसने पुलिस के सामने बताया कि मैंने 32 लोग औरतों की कत्ल की, लेकिन जब कोर्ट में जज के सामने पूछा गया तो बोला जब मैं किसी का भी कत्ल नहीं किया, बल्कि वो सारी लड़की जो मरने वाली थी वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करती थी और मैं नहीं चाहता था, जब मैं एक शादीशुदा लोग हूँ, मैं उनसे शादी करने के लिए मना किया, जिनकी वजह से वो आत्महत्या कर लिए। लेकिन इनकी जांच पड़ताल की गई तो साल 2013 में मंगलौर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे कई हत्या के दोषी माना और उसे फांसी की सजा सुना दी। इस बीच भी दोषी ने 5 मामलों में मौत व 3 में उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। हालांकि ये कहानी है खत्म होता, लेकिन इस चीज़ों से एक चीज़ समझ में आ जाता कि आप जहाँ भी रहे सचेत रहे, किसी भी अनजान लोगों पे भरोसा ना करें। उनके साथ अगर घर से आप निकल रहे तो एक कदम आप उनके बारे में भी सोचें। हम जिन पे भरोसा और विश्वास कर रहे हैं, क्या वो भरोसा और विश्वास करने लायक? ये कहानी यही खत्म करते हुए कहानी की राय आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छा लगा होगा तो कहानी को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।